बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम आप लोग बात कर रहे थे अबाउट द चैप्टर नंबर 6 एंड आपने चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट के अंदर जो है वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके प्रोडक्ट टेबल की जो है वो डिस्कस करना जो है वो शुरू की। आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो है वो एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस के बारे में जो है वो बताया गया एंड टू कंसिडर इट वेरी मच इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक is considered as essential topic to understand all of the remaining topics. याद रखिएगा कि जिस बच्चे को एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर होता है, उसके बाद आने वाले बाकी कंसेप्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे उनकी मेजरली डिफाइंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। अगर आप लोगों को डिफाइन उसकी समझ आ जाती है कि वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो उसके बाद उसके जो ट्रेंड्स आप लोगों ने जो है वो आगे डिस्कस करना, तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर एनी स्टूडेंट। ओके, लास्ट टाइम आप लोगों ने बात की थी एटॉमिक साइज की, एटॉमिक रेडियस की, उसमें आप लोगों ने आयनिक रेडियस जो है वो भी डिस्कस किया। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इसको आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो एक क्वेश्चन की शक्ल में जो है वो लेके आना है। सबसे पहले तो इसकी डिफाइन जो है वो लिखते हैं, डिफाइन के अंदर आप लोगों का क्या बयान किया जा रहा है और उसके बाद फिर फर्दर वो हम लोग आगे जो है उसको लेके चलेंगे और वहीं से कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाज निकाल के इसको एक्सप्लेन जो है वो करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और ये काम किस तरीके से करती है। द डिफाइन सेज कि the minimum amount of the energy which is required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। ठीक है जी, दिस इज द बेसिक डिफाइन ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहती है कि ये वो कम से कम मिकदार एनर्जी की है, ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी। जी आप लोग इस एनर्जी के साथ करना क्या चाहते हैं, आप लोगों को करना क्या है जी इस एनर्जी का, आप लोग इस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लिए कि आप लोगों ने रिमूव करवाना है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आप लोग एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाएंगे। अगला सवाल, वो इलेक्ट्रॉन आप लोग रिमूव कहां से करवाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन आप लोग रिमूव करवाएंगे फ्रॉम द लास्ट शेल, या जिसको हम लोग जो है वो हरूफ आम में वैलेंस शेल का नाम भी जो है वो देते हैं। तो आखिरी शेल में से वैलेंस शेल के अंदर से आप लोग एक इलेक्ट्रॉन जो निकालने के लिए एनर्जी जो है वो देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, देखिए हर काम के लिए कुछ ना कुछ जो है वो शराइत जो है वो लाजमी जो है वो होती है। इसके अंदर आप लोगों की बेसिक शर्त क्या है कि आपका जो एटम है वो आइसोलेटेड भी होना चाहिए और दूसरी बात ये कि वो आप लोगों के पास गैसियस फॉर्म के अंदर जो है वो होना चाहिए। तो यहां से ये दोनों बातें वैसे तो आपस में लिंक भी करती हैं कि सीधी सी बात है कि जब आपके पास कोई भी चीज या कोई भी एटम आपका गैसियस फॉर्म के अंदर होगा तभी वो आइसोलेटेड भी तो होगा ना। अगर वो आपका सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो वो दैट वुड बी सराउंडेड बाय अदर एटम्स। ठीक है, तो गैसियस फॉर्म के अंदर आपका जब एटम है तभी उसके अंदर से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से निकालेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोग इस चीज को दोबारा से जिक्र करेंगे इसका कि आप लोगों के पास गैसियस एटम जो है इस्तेमाल होगा कि आप लोग जब उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालेंगे। सो यहीं पर अब इसको मैं एक विजुअल डिस्प्ले के फॉर्म में जो है वो चेंज करता हूं कि जो अल्फाज मैंने यहां पर लिखे हैं उन्हीं को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है डायग्राम बनाता हूं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक अदर जो है वो एटम है, दिस इज इट्स न्यूक्लियस, ये रहा उसका पहला शेल और ये उसका लास्ट शेल जो है। इसके वैलेंस शेल के अंदर अगर आप लोग देखें तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको नजर आएंगे। तो बेसिकली मैं क्या करने लगा हूं, मैं इस एटम को बाहर से कुछ मिकदार के अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो दूंगा। ठीक है, हम लोग इस एटम को बाहर से कुछ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि ये एनर्जी किस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अभी इसकी जिक्र नहीं किया जा रहा कि ये एनर्जी किस फॉर्म के अंदर है, इररिस्पेक्टिव कि आप लोगों ने इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड की है। जब आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि इसके आखिरी शेल के अंदर से आप लोगों को ये वाला जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है ये आप लोगों के पास रिमूव हो जाएगा, बाहर जो है वो निकल आएगा। ठीक हो गया, जब आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा तो अब ये एटम तो नहीं रहा,
अब ये आपको क्या क्या बन गया, नाउ दिस हैज बिकेम एन आयन। आप लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर इस बात को बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो समझ के आए हुए हैं, और आप लोगों ने स्पेसिफिकली टॉपिक पढ़ा था आयन्स का, जहां पे आप लोगों ने पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन और नेगेटिव आयन यानी कि एनायन को डिस्कस किया था। तो जब भी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है तो वो आप लोगों के पास किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव आयन, यानी कि अब ये एटम नहीं रहा, अब ये आप लोगों के पास क्या बन चुका है, नाउ दिस हैज चेंज्ड इनटू अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अब हम लोग वापस अपने डिफाइन की तरफ जा सकते हैं कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। जी वो कम से कम मिकदार एनर्जी की, ठीक है, लेट मी क्लियर दिस वन थिंग, कम से कम मिकदार एनर्जी की। ठीक है, अगर एक्सेसिव अमाउंट आप लोग देंगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो आप देते जाएंगे, तो फिर क्या हो सकता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोगों के पास निकलते जाए। लेकिन हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी जो है वो उसका जिक्र कर रहे हैं, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ठीक है, वो कम से कम मिकदार एनर्जी की जो क्या कर रही है, आपके गैशियस एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी आप लोगों ने दी है इस एटम को, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया, अब होप्सो इस चीज का कंसेप्ट जो है वो आप लोगों के जहन में जो है वो बैठ गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है। मूविंग ऑनवर्ड, याद रखिएगा कि द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, आप लोगों ने इस बात को जो है बड़े अच्छे तरीके से जहन में जो है वो रख लेना है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से क्या होती है, बड़ी होती है। अब ये कैसे, हमारे जहन में जो है वो ऑलरेडी एक चीज जो है वो आ जानी चाहिए कि जी पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो लेट्स सपोज जितनी एनर्जी लगी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चले उसको जो है वो आप लोग जो है वो उतनी एनर्जी आप कहेंगे दोबारा जो है वो आप देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले की निस्बत एनर्जी जो है वो आपको ज्यादा जो है वो देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मैं आपको इस एग्जांपल ऐसे देता हूं कि अगर आप लोगों ने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया है तो आप लोगों को एनर्जी जो दरकार थी जो आप लोगों ने प्रोवाइड की है एटम को, दैट वाज इक्वल टू 10 किलो जूल पर मोल। तो जरूरी नहीं है कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जाएगा तब भी आप लोग इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको शायद 15 देनी पड़े, शायद 20 देनी पड़े, वट एवर, एग्जाम्पल वाइज बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसी की वजह आपको समझाने की कोशिश करूं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होती है, या फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकंड आयोनाइजेशन क्या है, तो देखें, जब आप लोग किसी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन, कि पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब उसी में से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते, दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड आयोनाइजेशन, यानी कि अब आप लोगों ने दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाया। ओके, अब देखिए इसी एग्जांपल की तरफ वापस चलें, ऊपर वाली। यहां पर क्या हुआ है कि शुरू में अगर आप लोग देखें तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि नेगेटिव चार्ज था 4, और हम लोग इस बात से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है कि एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज -4 है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जी, वो भी एग्जैक्टली इक्वल ही होंगे, यानी कि +4। तो अब हमारे पास जो है वो सम क्या आ रहा था, 0 का। जब आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन पीछे कितने रह गए, वो आपके पास रह गए थे 3। ठीक हो गया, तो अब ये आपके पास पॉजिटिव आयन था। अब आप लोग इस चीज को नोटिस कर ले कि पहले 4 प्रोटॉन्स ने 4 ही इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो संभाला हुआ था, उसको जो है वो होल्ड करके रखा हुआ था। लेकिन अब अगर आप लोग इस वाली इलिस्ट्रेशन की तरफ गौर करें तो आपको ये चीज समझ आएगी कि अब आपके 4 प्रोटॉन्स ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को संभाला हुआ है। जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को संभाला हुआ है तो क्या होगा, ये इसको ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा, ये इसके ऊपर अपनी अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा कर लेगा, इसको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ जो है वो खींचेगा। रिजल्टेंट क्या होगा, आपको आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से निकालने की जो है वो नहीं आपको जरूरत पड़ेगी, यहां पर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से जो है वो निकलेगा।
क्यों जी? देखिए, अगर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है तो अब क्या होगा कि जी एटम को जो है वो एक चीज का डर जो है वो पड़ गया कि उसके पास और इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉरी वो भी जो है वो रिलीज होंगे या वो भी बाहर निकलेंगे, तो वो रिजल्टेंट अपने बकिया बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा, ज्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा फोर्स जो है वो उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा? अब जब आपको एक और इलेक्ट्रॉन इसी वाले एटम सॉरी इसी वाले आयन के अंदर से निकालना है तो आपको रिजल्टेंट एनर्जी भी ज्यादा ही जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो हो क्या रहा है, अगर मुझे आपको इसी को एक्सप्लेन करना पड़े कि व्हाई द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, तो याद रख लें कि पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है जी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटम। ठीक है जी, जो पहला इलेक्ट्रॉन था वो कहां से निकला था? आपके न्यूट्रल एटम में से निकला था, उसके ऊपर फिलहाल कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था। लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अब वो न्यूट्रल एटम में से नहीं निकलेगा, अगर आप निकाल रहे हो तो वो न्यूट्रल एटम से नहीं निकल रहा, अब वो आपके यूनिपॉजिटिव आयन से निकल रहा है। यूनिपॉजिटिव आयन से मुराद क्या? कोई भी ऐसा पॉजिटिव आयन जिसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक हो गया? यूनिपॉजिटिव आयन ऐसा आयन जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जी वेयर एज second electron is removed from the unipositive ion। ठीक हो गया? अब क्या होगा कि न्यूक्लियस अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मजबूती से खींचेगा, रिजल्टेंट आपको एनर्जी भी ज्यादा जो है वो दरकार होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? द न्यूक्लियस holds its remaining electrons with greater force। ठीक है जी, कि आपके न्यूक्लियस ने अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मजबूती से जो है वो खींचा है, हेंस ग्रेटर एनर्जी will be required to remove the second electron। ठीक हो गया? अब इसी को जो है थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर ले, क्या हो रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकला था न्यूट्रल एटम में से, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, इक्वल साथ हुआ। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? यूनिपॉजिटिव आयन से। आपके न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो आपके ऊपर सॉरी आपके एटम के ऊपर जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो आया हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ चुका हुआ है एटम के ऊपर। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को, जो उसके पास बाकी बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या करेगा? वो उनको ज्यादा मजबूती से खींचेगा, ज्यादा फोर्स से जो है वो खींचेगा। रिजल्टेंट आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर एनर्जी, आपको ज्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप लोग ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब वो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आई होप सो ये वाला कंसेप्ट आपके पास जो है वो जहन में बड़ा क्लियरली जो है वो बैठ चुका होगा कि आप लोगों के पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पहले वाले की निस्बत जो है वो ज्यादा क्यों होती है। एंड टू मेंशन हियर, ये बेटा आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आप लोगों को इसका कंसेप्ट भी जो है वो होना चाहिए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है कि व्हाई द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अब हम लोग फर्दर मोर इसके ट्रेंड्स के ऊपर जो है वो चल सकते हैं, एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों को आपके एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, देन इट्स वेरी इजी। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इन द ग्रुप्स कि आप लोगों के पास जब टॉप से बॉटम की जानिब आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ग्रुप में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप और आते थे टूवर्ड्स द बॉटम। ठीक है, ग्रुप में कुछ ऐसा ही जो है वो हम लोग स्टडी कर रहे होते थे। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर एक पहला ग्रुप जो है वो इलस्ट्रेट करता हूं ताकि आप लोगों को बात मेरी बड़ी इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे ग्रुप नंबर 1A के अंदर हम लोग लेंगे लिथियम एटॉमिक नंबर 3, न्यूक्लियस, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2,
दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 11। इसी तरह पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, न्यूक्लियस 2, 8, 10 हो गए, 18 और 1, 19। अब यहां से आपको समझाऊंगा तो रिलेटिवली आपको इसका ट्रेंड जो है वो समझने में बहुत ज्यादा आसानी जो है वो हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। विजिबली हमें टॉप से बॉटम आते हुए कौन सी चीज जो है वो विजिबली नजर आती है, हमें पता चल रही है कि हाजी जी यहाँ पर क्या हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है वो है कि साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी, ऊपर से नीचे आते हुए सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है वो क्या है कि साइज ऑफ एटम बढ़ गया। यहां पे देखिए ये रेडियस था, इधर देखिए तो यहां पर रेडियस आपके पास फर्दर इनहैंस हुआ है, यहां पे देखें तो और एटम का रेडियस जो है वो बढ़ गया। तो पहली चीज क्या चीज नजर आई कि साइज ऑफ एटम बढ़ा है, आपके सामने है, एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है। अब जब साइज ऑफ एटम बढ़ गया है तो इसकी वजह से दूसरी चीज या दूसरा फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है, लेट मी क्लियर दिस थिंग। आप लोग जब यहां पर इसके बाद दूसरी बात करेंगे तो आप लोगों को फौरन जो है वो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो है वो जाना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए अगर एक बच्चा मेरे पास खड़ा है तो उसके ऊपर मेरा होल्ड ज्यादा है, उसको मैं कंट्रोल इजीली जो है वो कर सकता हूं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर एक बच्चा मेरे पास लास्ट रोज में बैठा हुआ है, आखिरी वाली रोज में बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर रिलेटिवली मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे दूर जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अक्सर औकात जो है वो आपके पास अंदाजा नहीं हो पाता कि पीछे वाले बैठे वाले बच्चे जो है वो आपके पास क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका फासला बढ़ता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती जा रही है। तो सेकंड पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज करता है आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसी तरीके से कम होती जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान? न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 आप लोग यहीं से बयान कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and valence shell decreases। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो है वो कमी वाकई जो है वो हो गई है, न्यूक्लियस का होल्ड इतना ज्यादा जो है वो अपने आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो फिलहाल नहीं रहा है। अच्छा, ये तो आपको पता चल रहा है। इसके अलावा भी एक और फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है, वो क्या है? तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट में हम लोग क्या करते होते हैं कि हम लोग आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो उनको स्टडी कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी रिड्यूस हुई है अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहां पर अगर आप देखें तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। यहां पर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। और यहां पर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18। ठीक है जी, तो क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे आते हुए आप लोगों के पास थर्ड चीज जो आपको नजर आ रही है दैट इज योर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। आपके पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज जो है वो कर रहा है। तो अब हम लोग वापस अपनी मेन चीज के ऊपर जा सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? क्या होगा? अब आप लोगों ने इस एटम को भी एनर्जी प्रोवाइड की, इस वाले को भी प्रोवाइड की और इस वाले को भी प्रोवाइड की। कहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है वो निकल आएगा? वीडियो को यहां पर पॉज करें और थोड़ा सा इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर गौर करके खुद इस चीज का आंसर देने की कोशिश करें कि कहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इजीली जो है वो निकल आएगा। अगर हम लोग गौर करें तो मेरे हिसाब से यहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन इजीली निकल आएगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ऊपर वाले में आपको एनर्जी ज्यादा जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? देखिए ऊपर वाले एटम का साइज छोटा है, जब साइज छोटा है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो न्यूक्लियस और आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में उतनी ही ज्यादा है। उसने अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को बड़ा मजबूती से जो है वो कैप्चर किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, वो उसको इजीली जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। जब वो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फेस कर रहा है तो इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाला यहां से।
ठीक है, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तभी वो वहां से जो है वो हटेगा। सेम कहानी यहां पर देखिए कि ये वाला जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, ये आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम फेस कर रहा है, इसके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल बहुत ज्यादा कम है, रिड्यूस्ड है। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन, यार यहां से इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली मुश्किल से निकलेगा, आपको ज्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। तो अब आपके सामने एक ट्रेंड आपको नजर आ रहा है कि यहां पर ज्यादा एनर्जी, यहां पे उससे कम, यहां पे उससे कम। तो हम लोग कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो ऊपर से नीचे आते हुए कम पड़ रही है। क्यों कम पड़ रही है? क्योंकि आप लोगों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी वाकई हो गई है। ठीक हो गया, आपके एटम का साइज फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक हो गया, बीच में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं, तो इसकी वजह से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर मेरी क्लास में 2 रोज हैं, तो वहां पर उन 2 रोज के ऊपर बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान काम है। अगर आपकी आखिरी रो है, वहां पर बच्चों को कंट्रोल करना रिलेटिवली जो है वो मुश्किल जो है वो हो जाएगा। ज्यादा अगर तादाद होती जाएगी तो आप लोगों के पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी, इस वजह से पीछे वाले बच्चों की शरारतें करने के चांसेस रिलेटिवली बढ़ते जाएंगे। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर जो है वो हो गई होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेंड इन द पीरियड्स। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसके ऊपर ज्यादा जो है वो हमें इतना ज्यादा फोकस जो है वो नहीं करना पड़ेगा, हमें बहुत इजीली बात जो है वो समझ में आ जाएगी। पीरियड्स क्या होते थे कि पीरियड्स के अंदर वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट एंड वी कम टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट की जाने जो है वो हम लोग मूव करते हैं। हम लोग एक पीरियड जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी हमारा लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, दिस इज अवर लिथियम। सेकेंड वन ब्रिलियम, न्यूक्लियस 4, उसके बाद बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, न्यूक्लियस 2 और 3, 5, और एंड में कार्बन 6, न्यूक्लियस 2 और 4। मैंने कोशिश की है विजिबली कि इनके दरमियान में जो है वो एक डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस करूं ताकि आप लोगों को समझ में जो है वो आता जाए। अब जो फैक्टर्स ऊपर पढ़ के आए हो उन्हीं फैक्टर्स को इसके ऊपर अप्लाई कर लो, रिलेटिवली इजी समझ आ जाएगा। देखिए टॉप से बॉटम, सॉरी लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या हुआ, सबसे पहली चीज हमारा साइज जो है वो क्या कर रहा है, रिड्यूस, कम हुआ है। जब साइज एटम का कम होगा तो फिर क्या होगा, अब जी वही बात समझ लेना कि जी बच्चा दूर से मेरे पास आ गया तो अब उसके ऊपर मेरा होल्ड ज्यादा हो गया, अब उसको मैं जरा ज्यादा इजीली कंट्रोल जो है वो कर सकता हूं। वो जो बच्चा एंड वाली साइड पे बैठा हुआ था उसको मैंने बिठा के फ्रंट रो पे लेके आ गया हूं, तो अब यहां पर इसके ऊपर मेरा कंट्रोल ज्यादा है, यहां पर मैं इसको ऊपर फोकस जो है वो ज्यादा कर सकूंगा कि मेरे पास है। जब साइज ऑफ एटम कम हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर गई है, बढ़ गई है। किसके दरमियान? अभी बताया, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। और यहां पर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। ये बात आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दी गई होगी कि यहां पर अगर आप लोग देखें तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आपका कांस्टेंट ही जो है वो रह रहा है, सबके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन ही जो है वो मौजूद है। तो अब इसके ट्रेंड के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? तो जी याद रखिएगा, कार्बन को आप लोगों को ज्यादा मिकदार में एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से निकलेगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है यहां से। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुकी है, न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से कैप्चर किया है, बहुत मजबूती से होल्ड किया हुआ है, तो इसको आप लोग आसानी से जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपको ज्यादा मिकदार में जो है वो एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, और जब आपको ज्यादा मिकदार में एनर्जी देनी पड़ेगी तो आप कह सकते हो कि दिस हैज अ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसके मुकाबले में लिथियम को देखें तो यहां पर एटम का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू कार्बन, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली
कम होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना यहां से उतना ही जो है वो रिलेटिवली आसान होगा। तो यू कैन से दैट कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों? साइज बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और यहां पर ज्यादा एनर्जी, जैसे जैसे आप लोग राइट की जाने मूव करते जाएंगे, आपको ज्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, क्यों? साइज छोटा होता जा रहा है एटम का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस में मजबूती से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है तो आसानी से नहीं निकलेगा। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसके अंदर हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। वो कम से कम मिकदार एनर्जी जो आखिरी शेल में से गैसियस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल हो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से ज्यादा होती है फर्स्ट से। उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर इसके ट्रेंड को जो है वो डिस्कस किया। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ में आ चुका होगा। एंड इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन आपके जहन में आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज क्या है या किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो फर्दर लेके चलनी है, देन फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।